कर्नाटक में इंतखाबी दर्जा हरारत में इजाफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावनगेरे और बेल्लारी में करेंगे अवामी जलसे। लोकसभा इंतखाबात में अगले मरहले के लिए बीजेपी लीडरों की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। आज अमित शाह यूपी में कमान संभालेंगे, वहीं जेपी नड्डा मगरबी बंगाल और ओडिशा में, जबकि राजनाथ सिंह गुजरात में करेंगे इंतखाबी जलसा। आज दर्जा हरारत के साथ बढ़ेगा इंतखाबी जोशो खरोश। राहुल गांधी ओडिशा के सालेपुर में करेंगे इंतखाबी जलसा। अखिलेश यादव मुरादाबाद और बरेली में करेंगे इंतखाबी जलसे, जबकि मायावती मोरेना में चलाएंगी मुहिम। रूस ने वस्ती और मगरबी यूक्रेन में पावर प्लांट्स पर दागे मिसाइल हमले में 4 पावर प्लांट्स को पहुंचा नुकसान। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय यूनियन को गैस सप्लाई करने वाले प्लांट को बनाया गया निशाना। राजस्थान रॉयल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स पर 7 विकेटों से जीत। कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल ने नॉट आउट निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। आज आरसीबी का गुजरात जायंट्स से और सीएसके का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सियासी पार्टियां लोकसभा इंतखाबात के बकिया 5 मरहलों के लिए अवामी जलसों, रैलियों और रोड शो के इनेकाद में मसरूफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में लगातार 4 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बेलगावी में जलसा आम से खिताब करेंगे। इसके बाद वो उत्तर कन्नड़ के सिरसी, दावनगेरे और बेल्लारी में रैलियों से खिताब करेंगे और एनडीए उम्मीदवार को भारी वोटों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग 7 मई को होगी। बेलगाम लोकसभा सीट कर्नाटक की हॉट सीटों में से एक है। बीजेपी ने 2021 के ज़िमनी इंतखाबात और 2019 के आम इंतखाबात में यहां से कामयाबी हासिल की थी। ताहम बीजेपी ने कर्नाटक के साबिक वजीर आला जगदीश शेट्टर को मैदान में उतारा है। इनका मुकाबला रियासत की खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर लक्ष्मी हेलारकर के बेटे मृणाल हेबालकर से होगा। कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं ये। डीडी न्यूज से बात करते हुए जगदीश शेट्टर ने इस मैच में जीत का दावा किया है। We have with us BJP contestant Mr. Jagdish Shettar from Belgaum seat. Just talk to him. Sir, how do you see this contest? No, Belagavi is a stronghold of the Bharatiya Janata Party. Earlier, 4 times Suresh Angadi ji, he elected. इस बार बीजेपी ने गायत्री सिद्धेश्वर को कर्नाटक की दावनगेरे सीट से मैदान में उतारा है। इससे पहले बीजेपी के जीएम सिद्धेश्वर इस सीट पर मुसलसल 4 बार जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी ने जीएम सिद्धेश्वर की अहलिया गायत्री सिद्धेश्वर को मैदान में उतारा है। हमारी नामानिगार आयशा खानम ने गायत्री सिद्धेश्वर की उम्मीदवारी पर जीएम सिद्धेश्वर से खास बातचीत की। मेरे साथ हैं सिद्धेश्वर जी, जो यहाँ से लगातार 4 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं और इस बार उनकी पत्नी गायत्री सिद्धेश्वर मैदान में हैं। बात करते हैं सिद्धेश्वर जी से, गायत्री जी के लिए कितना रिस्पांस मिल रहा है और बीजेपी की क्या यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है? मैं ऑटो तो क्षेत्र में भी, दहेज का क्षेत्र में प्रवास किया है। सभी लोग बोलता है अभी तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री करने के वास्ते हम लोग तैयार है। सब लोग बोल रहे हैं इसका वास्ते 101% इधर भारतीय जनता पार्टी का मेरा पत्नी जीतेगा और मैं भी मोदी सरकार आने के बाद में 10 साल इधर कम से कम 15,000 करोड़ का काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामनूर ने जो अटैक किया गायत्री जी पर और कहा कि महिलाओं की जगह किचन में होती है, महिलाएं क्या कर लेंगी, तो ये इस तरह की जो टिप्पणी थी खासकर महिलाओं को लेकर, ये किस तरह से देखी जा रही है वोटर्स के बीच में? हमारा हिंदू संस्कृति में महिला रसोई घर में रहता है। 99% रसोई घर में काम करता है। बहुत लोग, हर फैमिली, कोई भी फैमिली में पूछ लीजिए
ये शामनू शिवशंकर का फैमिली में रसोई घर में काम करता करता हमको तो मालूम नहीं, ये बहुत गलत बोल रही है। इसका वास्ते बहुत महिला लोग गुस्सा हुआ है। ये बुढ़ा हुआ ऐसा बोल दिया तो कैसा होता है? ये महिला को सम्मान नहीं कर रहे, वो नारी शक्ति को बहुत कंडम कर रहे, ऐसा लोग भी इधर सोचता है। ये थे सिद्धेश्वर जो यहाँ के सांसद हैं और बता रहे थे कि यहाँ पर मैदान में उनकी पत्नी इस बार चुनाव में है और बदलाव आएगा ज़रूर यहाँ पर, और महिलाओं की जो सशक्तिकरण की बीजेपी की नीति है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन दत्ता के साथ आशा खानम, डीडी न्यूज़, दावणगेरे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भरपूर मुहिम जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और स्टार कैंपेनर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह कासगंज में और मैनपुरी और इटावा में एनडीए उम्मीदवारों के हक में जलसा आम से खिताब करेंगे। तीसरे मरहले में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी के कौमी सदर और स्टार कैंपेनर जेपी नड्डा आज मगरबी बंगाल और ओडिशा के इंतखाबी दौरे पर होंगे। सबसे पहले नड्डा बंगाल के बहरामपुर और नादिया में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बाद में नड्डा ओडिशा के गंजम जिले में एक जलसा आम से खिताब करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह आज गुजरात में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगे। राजनाथ सिंह आज अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे और बाद में खंभात और भावनगर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर और मुंबई शुमाली लोकसभा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने सुबह की सैर के दौरान लोगों से मुलाकात की। मीटिंग के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में मुंबई में आलमी मेयार का बुनियादी ढांचा बनना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस बार मुंबई शुमाली लोकसभा हलके में 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बरेली, बदायूं और एटा अजला में रैलियां करेंगे। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की जमातों के लीडर भी इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज 4 लोकसभा हलकों उड़ीसा, कटक और केंद्रपाड़ा, जाजपुर और जगत सिंहपुर में रैलियों में शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सरबराह और यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव, जो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं, आज आगरा में अपने उम्मीदवार की हिमायत में एक रैली निकालेंगे। दूसरी जानिब दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता भी आज दिल्ली में रोड शो करेंगी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। बीएसपी सरबराह मायावती मध्य प्रदेश में रैली करेंगी और मोरिना में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। मणिपुर बैरूनी पार्लिमानी हलके में 3 असेंबली हलकों के 6 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग होगी। मणिपुर में 26 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के बाद रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक खत जारी करके इन मराकज़ पर 30 अप्रैल को दोबारा पोलिंग का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा खत के मुताबिक मणिपुर पार्लिमानी हलके के अखरूल असेंबली के 4 पोलिंग स्टेशनों के अलावा जंगाई और करोंग के एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी लोकसभा के उम्मीदवारों की अपनी अगली फहरिस्त, जिनमें उत्तर प्रदेश के ज़ेरे इल्तिवा सीटें शामिल हैं, 1 या 2 दिन में जारी करेगी। कांग्रेस ने कल मरकजी इलेक्शन कमेटी सीईसी की मीटिंग की ताकि उत्तर प्रदेश की अहम सीटों रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल किया जा सके। ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जानिब से सीईसी को तजवीज़ दी गई थी कि गांधी खानदान अमेठी और रायबरेली सीटों से इलेक्शन लड़े। हतमी फैसला कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। अभी तक कांग्रेस ने इसका ऐलान नहीं किया है। अब तक कांग्रेस ने 7 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए 308 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के एक बयान से मुल्क की राजपूत बिरादरी काफी नाराज है। दरअसल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क में पहले बादशाहों और महाराजाओं के दौर में वो जिससे चाहते थे उसकी जमीन छीन लेते थे। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे।
कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। वोटरों को वोट देने की तरगीब देने के लिए गुवाहाटी में साइकिल रैली निकाली गई। इलेक्शन कमीशन के स्वीप प्रोग्राम के तहत निकाली गई साइकिल रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में वोटर बेदारी प्रोग्राम के तहत ट्रांसजेंडर्स फैशन शो का इनेकाद किया गया। भोपाल के राग भोपाली नंबर 10 मार्केट में मुनक्किदा इस फैशन शो में शामिल ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोगों ने अवाम से इंतखाबात में वोट डालने की अपील की। अहमदाबाद गुजरात में वोटर बेदारी मुहिम के तहत वोटरों की मुनज़्ज़म तालीम और इंतखाबी शिरकत की सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर एक ड्रोन शो और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में इलाकाई बाशिंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। और उत्तर प्रदेश की नोएडा सेक्टर 65 में आज सुबह एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, साथ ही आग लगने की वजह की तहकीकात भी की जा रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों में निसाबी किताबें फराहम न करने पर दिल्ली हुकूमत और एमसीडी की सख्त सरजनिश की है। ऐसे में असातिज़ा ने दिल्ली हुकूमत पर कई इल्जामात भी लगाए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत को भी निशाना बनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 लाख से ज्यादा तलबा को निसाबी किताबें फराहम न करने पर दिल्ली हुकूमत और एमसीडी की सख्त सरजनिश की है। अदालत ने कहा कि दिल्ली हुकूमत सिर्फ इख्तिदार में रहने में दिलचस्पी रखती है। गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं देकर अरविंद केजरीवाल ने जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी है। कारगुजार चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक PIL की समाअत के दौरान ये तल्ख तबसरा किया। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दरमियान आपसी चपकलिश की वजह से MCD स्कूल में पढ़ने वाले तलबा को निसाबी किताबें नहीं मिल पा रही हैं और वो टीन शेड में पढ़ने पर मजबूर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के शहरी तरक्की के वजीर सौरभ भारद्वाज पर भी सख्त तबसरा किया और कहा कि उन्होंने सूरत हाल पर आंखें बंद कर रखी हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस मामले पर दरख्वास्त गुजार के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में 8 लाख से ज्यादा तलबा बुनियादी तालीम की सहूलियात से महरूम हैं। 8 लाख बच्चे MCD में पढ़ते हैं और अभी ये 2024-25 का सेशन शुरू हो गया है और लॉ में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उनका इंटाइटलमेंट है कि उनको जो है टेक्स्ट बुक्स मिले, उनको नोटबुक्स मिले, उनको राइटिंग मटेरियल मिले, उनको यूनिफॉर्म मिले। 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे को भी अभी तक, आज 27 तारीख हो गई है, कुछ नहीं मिला है। सिमिलरली ऐसे ही 10 लाख बच्चे जो है दिल्ली सरकार के अंदर हैं, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आते हैं। उनको नोटबुक वगैरह तो मिली है अभी, वो भी हाईकोर्ट की फटकार के बाद, लेकिन किसी बच्चे को 10 लाख में से किताब अभी भी नहीं मिली है। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने दिल्ली हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि दिल्ली हुकूमत आलमी मेयार के स्कूलों का ख्वाब दिखाकर स्कूली बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के तबसरों के बाद अरविंद केजरीवाल को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। क्या यही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का? दूसरा, आज तो हाई कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है कि आप कितने दिनों तक जेल के भीतर रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं? यह कोई भारतीय जनता पार्टी का, किसी राजनीतिक विरोधी का सवाल नहीं है। आज सवाल स्वयं हाईकोर्ट पूछ रहा है कि क्या आप राष्ट्रहित के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को रखना चाह रहे हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी? आपके पास तो कई सारे MLA हैं, क्या आपको किसी भी MLA पर भरोसा नहीं है? क्या अगर सत्ता सौंपनी है तो केवल किसी परिवार के सदस्य को ही सौंपनी है क्या? ना अरविंद केजरीवाल को शर्म है, ना पूरी आम आदमी पार्टी को। हाईकोर्ट के तमाचा, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा जो लगातार उनके गालों पर पड़ रहा है, फिर भी बेशर्मी की, बेहया की इतनी इंतहा हो गई है कि इन्हें तनिक लाज नहीं है। ना तो इस्तीफा दे रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना काम करने दे रहे हैं।
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नए तालीमी सेशन में किताबें नहीं मिल पा रही हैं। असातिज़ा भी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किताबों का मसला रहता है। अगर सेशन शुरू होने से पहले ही किताबें बच्चों को मिल जाएं तो तलबा के लिए अच्छा होगा। किताबों की समस्या हमारे यहाँ रहती है। अब तक किताबें नहीं मिली है, पिछली दफा भी लेट मिली थी। समय से पहले जैसे सेशन शुरू हो तो उससे पहले किताबें मिले तो बच्चों को फायदा हो जाएगा। ये किताबों को लेकर समस्या है। इसके साथ साथ स्टेशनरीज की जहां तक बात है, इस साल भी पिछले साल भी स्टेशनरी हमें किताब कॉपी और पेन वगैरह मिल रहे हैं, जबकि उससे पहले डायरेक्ट बच्चे के खाते में पैसे जाते थे। वो अच्छी चीज थी, तो उसी तरह किया जाए तो और बेहतर रहेगा, बच्चा खुद अपनी चीज खरीद लेगा। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है, जो स्पोर्ट मटेरियल जो होता है वो हमें मिलता नहीं है। वो जुलाई में मिलना चाहिए, वो जाके पेपर से 2-4 दिन पहले मिलता है। दिल्ली हुकूमत के वकील शादान फरासत ने बेंच को बताया कि उन्हें मुतल्लका वजीर से हिदायत मिली हैं कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की गैर मौजूदगी में अथॉरिटी को मजीद इख्तियारात सौंपने के लिए वजीर आला की रजामंदी की ज़रूरत होगी, जो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। इस पर अदालत ने कहा कि सिर्फ जगह खाली होने का मतलब ये नहीं कि स्कूल के बच्चों को बगैर किताबों के पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को खबरदार किया है कि उसे हल्के में ना ले। अदालत ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हुकूमत के मौक़िफ़ से ये वाज़ेह है कि दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं। एमसीडी के तहत तकरीबन हर अहम काम ठप हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मुल्क की कई रियासतों में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। इसी दरमियान भारतीय महकमा मौसमियात ने एक बार फिर गर्मी और लू के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD ने मुल्क के मशरक़ी और जनूबी जज़ीरा नुमा के इलाकों में 30 अप्रैल तक शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अप्रैल से मगरबी बंगाल के कई मकामात पर गंगा के इलाकों, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, हिमालय के ज़ेली इलाकों और मगरबी बंगाल के कई इलाकों में शदीद तौर पर लू चलने का खदशा जाहिर किया गया है। IMD के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, मशरक़ी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू के चलने का खदशा है। आज और कल कोंकण, गोवा और आज से 30 अप्रैल के दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश और यनम में इस तरह के मौसम के रहने का इम्कान है। 2010 के बाद अगर देखा जाए, ये सबसे जो कंटिन्यूटी जो लॉन्ग स्पेल रहेगा हीट वेव के डाटा सिंस 2010। और भुवनेश्वर में भी, भुवनेश्वर सिटी में खास करके देखा जाएगा तो हमारा जो है कंटिन्यूसली लास्ट अगर 14 डेज में 40 डिग्री से टेम्परेचर नीचे नहीं गिरा, ये भी लार्जेस्ट एक रिकॉर्ड है। और आज का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है भुवनेश्वर में 44.6, ये 4th हाइस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, ये 4th हाइस्ट है। लुकिंग इनटू दिस कंडीशन वी हैव एडवाइज पीपल नॉट टू गो आउट ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ डे, दैट इज 11 AM to 3 PM। और गैर मुल्की खबरों में यूक्रेन पर रूस के हमलों से 4 पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन पर 32 मिसाइल दागे हैं, जिनमें से यूक्रेन की फिजाइया ने 21 मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। पावर प्लांट से वाबस्ता कंपनी DTE ने कहा कि पावर प्लांट में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। जनूब मशरक़ी इलाके निप्रा पड़ोस इलाके में 2 बिजली प्लांट हमले की जद में आए हैं। मशरक़ी लुयो और इवानो फ्रैंक्योसिक इलाके से भी हमलों की इत्तला मिली है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मिसाइल हमले में नफ्सियात के अस्पताल को बहुत नुकसान पहुंचा है और एक शख्स जख्मी भी हो गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले से यूरोपीय यूनियन को गैस की दस्तयाबी करने वाला प्लांट भी मुतासिर हुआ है। और इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता से तकरीबन 143 किलोमीटर जनूब मशरक़ में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेख्तर पैमाने पर इसकी शिद्दत 6.2 दर्ज की गई है। ज़लज़ले के ये झटके इतने शदीद थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए। ये मालूमात नेशनल सीस्मोलॉजी सेंटर ने दी है और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ इंडोनेशिया के जजीरे जावा से तकरीबन 102 किलोमीटर जनूब में था। मीडिया रिपोर्ट्स में इंडोनेशिया की मौसमियात और जियो फिजिक्स एजेंसी के हवाले से बताया गया कि ज़लज़ला 10 किलोमीटर की गहराई में था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, आइए अखबारात में सबसे पहले कुछ ख़ास ख़बरों पे नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान आने वाले जहाज़ पर बहरिया अहमर में मिज़ाइली हमला हुआ है और इस खबर को ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खी में जगह दी है। जहाज़ को इससे नुकसान पहुंचा है और रूस से ये जो जहाज़ था ये तेल लेकर आ रहा था। हौसी बागियों ने कबूल की है हमले की जिम्मेदारी और साथ ही जहाज़ पर 2 बार कई मिज़ाइलों ने हमला किया और समुद्री रास्तों पर हमलों का बराह रास्त असर हिंदुस्तान के कारोबार पर भी पड़ सकता है और सप्लाई चेन के खराब होने का भी खतरा बताया जा रहा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। वाइस चांसलर AMU की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे, वहाँ के VC प्रोफेसर ज़किया का नाज़रीन ये बयान है और उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन सोसाइटी की जनरल बॉडी की सालाना मीटिंग में उन्होंने ये बात कही है और साथ में उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे, यानी कि AMU को और आगे लेके जाएंगे, उसकी तरक्की पर ध्यान देंगे। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में उनको इस्तक़बालिया दिया गया था। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। ये सुर्खी भी नाज़रीन काफ़ी ख़ास हो जाती है क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है और लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो धुआंधार अपना जो प्रचार है उसमें लगी हुई हैं। मुल्क की आज़ादी में सिख बरादरी का बड़ा हिस्सा है। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अरकान BJP में शामिल हो गए हैं और इसके लिए जितने भी BJP के कारकुन हैं उन्होंने उनको शुक्रिया अदा किया है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। यूक्रेन के लिए अमेरिका की $6 अरब की इजाफी इमदाद बताई गई है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि ये इमदाद इसलिए दी गई है ताकि यूक्रेन रूस के ख़िलाफ़ अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सके। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। नाज़रीन, ये सुर्खी भी काफ़ी ख़ास हो जाती है। गज़ा पट्टी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,356 बताई जा रही है और साथ में ये भी बताया गया है कि जितने भी वहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी बाज़ाबातकारी के लिए भी काम किया जा रहा है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ख़ास जो गज़ा का इलाक़ा है उसमें काफ़ी लोग परेशान हैं और उनकी ज़िंदगी मफलूज बताई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 जो ओनारवा कारकुन हैं उनको इजराइल पर हमले के मुलविस होने की तहक़ीक़ात ये लोग कर रहे हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। हिंद ईरान ने करीबी दिफाई ताउन के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया है ताकि दोनों जो हिंद और ईरान के जो करीबी दिफाई निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके और साथ ही दोनों जो मुल्क हैं इनके बीच में जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत हो सकें। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये इस सीज़न में पहली बार होगा जब दोनों टीमें एक दूसरे के सामने होंगी। IPL में इन दोनों टीमों की अगर बात करें तो इनका मुकाबला 3 बार हो चुका है, जिसमें 2 बार गुजरात ने जीत हासिल की है और 1 बार RCB ने जीत दर्ज की है। आज दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। सनराइजर्स की टीम टूर्नामेंट में अब तक 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें इसे 5 में जीत हासिल हुई है। पॉइंट्स टेबल में वो तीसरे मुकाम पर है। वहीं CSK की टीम 8 मैचों में सिर्फ 4 में जीत दर्ज कर सकी है। वो टेबल में 5वें मुकाम पर है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।